हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं भाई कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं और आप भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1000 सब्सक्राइबर हमारी कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं आप सभी लोगों के समक्ष लाइव आने के लिए तैयार हूं, बट कुछ सोर्स मुझे जुटाने पड़ रहे हैं जिसके कारण मैं आपके सामने लाइव आ सकूं। ठीक है, तो शायद इस सैटरडे को मैं आपके सामने लाइव आऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को टिप्स बताऊंगा कि आपको अपने एग्जाम के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, बट अभी आप लोगों के लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पढ़ाई को मैं जारी रख रहा हूं और जो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन कराए थे उसके आगे की सीक्वेंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। एक बार मैं फिर से आप सभी बच्चों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास बनाया और मेरे इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर को इतनी जल्दी सब्सक्राइब करवाया। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे और याद रखना कि मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों को यहाँ करा रहा हूँ मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इर्द गिर्द से घूमकर बनने वाले प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर। अब आपको पता है यदि हम किसी मेटल की बात करें तो और मैडम के ऑक्साइड की बात करते हैं तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक। और जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाए, ऐसा बेस जो वाटर में ऐसा बेस जो वाटर में टोटली क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, उसको हम बोलते हैं एल्केलाइन। उसे हम बोलते हैं एल्केलाइन या उसे बोलते हैं क्षारीय। तो ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो भाई ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द वेट ऑफ द आयरन। जब लोहे के ऊपर जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है? तो इसका आंसर है लोहे का भार बढ़ेगा। कहोगे सर कैसे बढ़ेगा? तो मैं एक सीधा सा आपको जनरल प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कभी आप किसी लोहे के सामान को कबाड़ी वाले को बेचना और यदि वो पुराना लोहा तो कबाड़ी वाला डायरेक्ट उसका वजन नहीं करेगा, पहले उसको ठोक बजा करके उसकी सारी गंदगी को साफ करेगा, तब उसके वजन को वो तोलेगा। ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका वेट बढ़ गया है। जो उसके ऊपर बेकार की चीज़ें हैं उसको वो क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसका पैसा आगे थोड़ी ना उसको मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आपसे पूछा जाए कि रस्टिंग का फार्मूला क्या है, जंग का सूत्र क्या है, तो रस्टिंग का फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, दूसरी बात, जब भी ये इसकी बात की जाए तो ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है और इस रासायनिक अभिक्रिया में याद रखना जो वेट होता है उस लोहे का वेट इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात, यदि मैं इससे रिलेटेड हूँ तो इसका कलर क्या होता है, तो इसका कलर रेड ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है? रेड ब्राउन कलर, या जिसे हम लाल धूसर रंग भी कहते हैं। कैसा रंग? लाल धूसर रंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इतनी बातें आप लोगों को इस रस्टिंग से रिलेटेड याद रख लेनी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर वो कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आजकल ऑप्शन में आप लोगों को मरकरी देखने को नहीं मिलेगा, तो मरकरी के रिस्पेक्ट में आप लगा दोगे गैलियम का। हालांकि मैं आपको बता दूं, यदि धातु का नाम आ जाए तो सबसे पहले आपको देना है Hg मरकरी। मरकरी ऑप्शन में नहीं है तो इसकी जगह पर आप गैलियम दे सकते हो। ठीक है, दोनों मिल जाए तो किस पर लगाएंगे दोस्तों? तो दोनों मिल जाना है तो आपको अब गैलियम पर लगाना है क्योंकि ये आसानी से मेल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू Hg मरकरी के। बट यदि वो नॉन मेटल की बात करता है, अधातु की बात करता है, तो अधातुओं में याद रखना एकमात्र है ब्रोमीन, एकमात्र है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है और मरकरी और गैलियम एक ऐसा मेटल है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, क्या आपने देखा होगा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर फायर से बचने के लिए इसने एक कपड़ा पहन रखा है और ये जो कपड़ा है चारों तरफ ये फायर का बेड कंडक्टर है। ये फायर का क्या बच्चे? दिस इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का बेड कंडक्टर है और यदि हीट का ये बेड कंडक्टर है तो ये किसके मटेरियल से बनाया गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किससे बनाया गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसको बनाया गया है। दूसरी यदि सीधी बात मैं आपको बताऊं, इसकी जगह पर एक और मटेरियल हो सकता है एस्बेस्टस। क्या हो सकता है? एस्बेस्टस। ये याद रख लेना, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस नामक पदार्थ से भी इसका प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका प्रयोग किया जाता है अग्निरोधी मटेरियल को निर्माण में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25, गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद जिंक। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर किसकी परत का चढ़ाना?
जिंक की परत का चढ़ा देना, उसको जंग लगने से बचाने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं जिंक और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना आप सभी लोग बच्चे, ये आपके फिजिक्स के लिए भी रिगार्डिंग में, कि विच मेटल इज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में किस मेटल का यूज किया जाता है? आपने अपने घरों में देखा होगा या अपने घरों के आसपास में कुछ सोलर पैनल लगे होते हैं, जिन सोलर पैनल के ऊपर सन की लाइट आकर के गिरती है, तो सन की लाइट को डायरेक्ट कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? ये सूरज की ऊर्जा को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारे डायोड्स हैं। ये क्या है? हमारे डायोड्स हैं, और जिस डायोड से बने होते हैं उसका नाम है सिलिकॉन, उसका नाम है सिलिकन। लेकिन यदि ये पूछा आपसे कि किस मेटल का यूज किया जाता है, वो डायोड जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं, तब आपको नाम देना है सेलेनियम। क्या नाम देना है? सेलेनियम। क्या नाम देना है? सेलेनियम। इसको नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज ब्राइटा वाटर। इसको हम बेराइटा वाटर के नाम से जानते हैं। किसको? बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 28, एलिमेंट आर नॉन मेटल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन, जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन, जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन। अब आप सभी लोगों को पता है इन सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इन सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये किसी से इलेक्ट्रॉनों को ले करके अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। और मैं आपको बता दूं फ्लोरीन इज कॉल्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम बोलते हैं किसको? फ्लोरीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फ्लोरीन को। अगला क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज नोन एज द हैवी वाटर इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। ये कह रहा है कि किसे हम हैवी वाटर के रूप में जानते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, तो वो है D2O। क्या है? D2O जो किससे बनाया जाता है? ये हाइड्रोजन के सेकंड आइसोटोप से बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम के नाम से इसे जाना जाता है। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटीरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। तो इसका फार्मूला है D2O। हैवी वाटर हम बोलते हैं जिसका वजन लगभग जो होता है 22 ग्राम होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखो भाई ध्यान से, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को देखोगे तो अमोनिया NH3 इज सिंथेसाइज्ड थ्रू। अमोनिया को किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है? तो अमोनिया N2 प्लस में H2, और इधर हमारे पास बनता है 2NH3। अब नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन के 6 हो गए, तो हाइड्रोजन के यहाँ 3 लगाएंगे। मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन का 3 मोल मिल करके अमोनिया के कितने मोल बना देता है? 2 मोल बना देता है। अमोनिया के कितना मोल बनाता है? 2 मोल बनाता है। ये आपको याद रख लेना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस प्रोसेस सबसे पहले इसको बनाया था, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है हैबर प्रोसेस, हैबर की प्रक्रिया या हैबर विधि। एक बात मैं आपको बता दूं, ये अमोनिया जो यूज किया जाता है एज ए कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में। किस रूप में? शीतलक के रूप में हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में इसका यूज करते हैं। किसके अंदर? तो आपने देखा होगा कि फ्रिज के पीछे जो कंप्रेसर होता है उस कंप्रेसर के अंदर भरा जाता है। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात है तो कि फ्रिज के अंदर और कौन कौन सी गैस भरते हैं, तो एक हम भरते हैं CFC और उसके बाद भरते हैं फ्रीऑन। CFC फ्रीऑन भरते हैं और उसके बाद NH3 भरते हैं। अब आपको यहाँ टैंकर में दिखाई दे रहा होगा, एक बार ऐसा आया था कि टैंकर के अंदर से बहुत सारी मात्रा में अमोनिया को ले जाया जा रहा था, तो ये लीकेज हो गया। और यदि ये लीकेज बहुत ज़्यादा मात्रा में हैवी क्वांटिटी में आपके आसपास में हुआ है, हैवी क्वांटिटी में हुआ है, तो याद रखना ये पॉइजनस हो सकता है, ये जहरीला हो सकता है, आपको मार भी सकता है। इसलिए इन लोगों ने एक डिफरेंट टाइप के सूट को पहन रखा है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने ये सिलेंडर लगा रखा है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो सांस लेने में इनकी हेल्प कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन इज यूज टू प्रिपेयर। क्लोरीन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग तो किया जाता है PVC में, पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं कीड़ों को मारने को, कीटनाशकों को मारने की दवाइयाँ होती हैं, उनके अंदर यूज़ किया जाता है क्लोरीन का। हालांकि क्लोरीन का हम एक और जगह पर यूज़ करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में, पानी के शुद्धिकरण में, पानी के शुद्धिकरण में भी हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, वाटर के प्यूरिफिकेशन में। ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखो, विच कैटलिस्ट इज यूज फॉर द सिंथेटिक ऑफ वनस्पति घी। वनस्पति घी के निर्माण के लिए किस कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है कार्बन की। ये कार्बन का हमारे पास एल्कीन ग्रुप का एक मेंबर होता है, ये पहला फंक्शनल ग्रुप, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप, ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप, ये चौथा फंक्शनल ग्रुप। और जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं निकिल कैटलिस्ट या प्लेटिनम, लिक्विड या प्लेटिनम की कैटलिस्ट की उपस्थिति में, अब ये कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है। कौन से बॉन्ड में टूट जाता है? सिंगल बॉन्ड में। और उसकी इस वैलेंसी को कंप्लीट करता है ये हाइड्रोजन। तो यदि ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन को हमने इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड किया है, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? एडिशन रिएक्शन का मतलब संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, आपने इसके अंदर किसी को जोड़ा है, इसके साथ साथ आपने इसके अंदर किसको जोड़ा? हाइड्रोजन को जोड़ा, इसलिए इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। किस नियम से? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इस रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी के निर्माण में औद्योगिक स्तर के रूप पर। किस रूप पर? औद्योगिक स्तर के रूप पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मौजूद है और इस क्वेश्चन से इर्द गिर्द कई सारे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये कहते हैं कॉन्टैक्ट विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में किस प्रकार के कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज द मेन एसिड। इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, इसे हम बोलते हैं अम्लों का राजा। ठीक है। दूसरी बात, इसे हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, इसे हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉयल, यानी तेल का थेता थोता, या इसे हम कशिश का तेल भी कहते हैं। किसका? कशिश का तेल। कशिश का तेल भी हम इसको कहते हैं। इसके अलावा और इसके क्या नाम है बच्चे? तो याद रखना आप सभी बच्चों को, इसको कैसे तैयार किया जाता है। ये हमारे पास एयर है, एयर बोले तो O2 है, और यहाँ पर हमारे पास सल्फर है, सल्फर का मतलब S है। जब सल्फर ऑक्सीजन से मिलता है तो यहाँ पर बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड के पास फिर जब एयर मिलती है ऑक्सीजन तो ये बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बन जाता है? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसके साथ साथ हमने एक कैटलिस्ट यूज किया वेनेडियम ऑक्साइड, और ये वेनेडियम ऑक्साइड कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो देखो 450 डिग्री सेल्सियस पे इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जब हम वाटर का, जब हम क्या करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम और प्लस में H2O के साथ जब हम यूज करते हैं तब ये हमें कंफर्म रूप से बन जाता है H2SO4। तो याद रखना H2SO4 फर्स्ट सिंथेटिक एसिड है, फर्स्ट सिंथेटिक एसिड, सबसे पहला लेबोरेटरी में तैयार किया गया ये अम्ल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच केमिकल, देखो केमिकल नेम इज पिक्रिक एसिड। किस केमिकल को पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है? TNT ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका शॉर्ट फॉर्म है TNT ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एक होता है हमारे पास TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूम, एक होता है TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, एक होता है RDX रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, RDX रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव आइटम्स। तो ये हमारे सारे के सारे विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो याद रखना लाफिंग गैस बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। इसके अलावा इस नाइट्रस ऑक्साइड या CHCl3 या इसके अलावा ईथर की हम बात करते हैं तो ये इसको तो हम बोलते हैं हास्य गैस, यानी ये हंसने वाली गैस है। लेकिन इसके साथ साथ इन सभी गैसों को इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। और ये जो लास्ट का हमारा वो है ईथर। अब इन तीनों गैसों का प्रयोग किया जाता है बेहोशी में, इन तीनों गैसों का प्रयोग किया जाता है बेहोशी में, एनेस्थेटिक में, एनेस्थीसिया में बेहोश करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म इज सनलाइट फॉर्म फॉस्जीन गैस। देखो अभी मैंने बात की थी और आ गया क्लोरोफॉर्म, ये देखो CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म जब O2 यानी सन की लाइट की उपस्थिति में, O2 और सन की लाइट, सनलाइट की उपस्थिति में जब ये केमिकल रिएक्शन करता है तब यहाँ से बन जाता है COCl2 और प्लस में इधर रिलीज होता है HCl, इधर रिलीज होता है HCl। अब ये COCl2 इसी को बोलते हैं फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस। ये मोस्ट पॉइजनस गैस है, बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस है, ये बात आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा ये क्या है? जहरीली गैस है। दूसरी क्लोरोफॉर्म को हम डार्क बोतल के अंदर डालकर रखते हैं, किसमें? डार्क बोतल में। डार्क बोतल में याद रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि ये एयर के और सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए और ये एक जहरीली गैस का निर्माण
ना कर जाए। इसलिए इस क्लोरोफॉर्म को बनाना आसान बात नहीं, इसको संभाल के रखना सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड? किसे हम सफेद सोना कहते हैं? तो प्लेटिनम को बोला जाता है सफेद सोना, प्लेटिनम को बोलते हैं सफेद सोना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, माचिस की तिल्ली से रिलेटेड एक प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, तो इसको आप लोगों को याद रख लेना है कि ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास मैच बॉक्स है और इस मैच बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको कुछ ये रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये रेड रेड कलर का जो यहाँ पर यूज किया जाता है, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। इस रेड फॉस्फोरस को जब हम थोड़ा सा इग्नाइट करते हैं, जब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फॉस्फोरस में। और व्हाइट फॉस्फोरस याद रखना, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इसलिए बड़ी आसानी से वो जलना प्रारंभ कर देता है। इसके साथ साथ ये जो माचिस की आपको तिल्ली नजर आ रही है, इस तिल्ली के ऊपर भी कुछ केमिकल यूज किए जाते हैं, जिस केमिकल का इग्निशन टेम्परेचर, जैसे उसमें हम सल्फर यूज कर सकते हैं, इसके हम पोटेशियम क्लोरेट का यूज किया जाता है, ताकि बड़ी आसानी से माचिस की तिल्ली जल जाए। एक बात छोटी सी और बताता हूँ कि ये लास्ट क्लास मैंने बताया हुआ था, फिर बता रहा हूँ कि रेड फॉस्फोरस का एक और जगह पर यूज किया जाता है जिंक फॉस्फेट के निर्माण में। और जिंक फॉस्फेट क्या होता है, ये रेड किल होता है, चूहों को मारने की दवा के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन, नेल पॉलिश रिमूवर में किसी क्या होता है? तो याद रखना इसके अंदर होता है एसीटोन। और यदि इसके अंदर ग्रुप की बात किया जाए कि फंक्शनल का कौन सा ग्रुप होता है, तो ऑन, ऑन का मतलब है कीटोन। ऑन का मतलब क्या बच्चे? ऑन का मतलब है कीटोन। क्या है ऑन का मतलब? कीटोन। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 40 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर इसके बाद 20 सीरीज में और लेकर के आऊँगा कल तक। और ये बात याद रखना, ये मैं 60 से 70 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। और यदि ये 60 से 70 क्वेश्चन आपने आसानी से और अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो 15 में से 15 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ। यदि जितना मैंने आप लोगों को क्लास में कराया और उसके साथ यदि एक्स्ट्रा आप लोग ये कर लो, तो 15 में से 15 क्वेश्चन की गारंटी मैं ले रहा हूँ। आप लोग मुझसे इतना वादा रखो, ठीक है? तो चलिए भाई हम आगे बढ़ जाते हैं और आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से देख लेना, नोट्स बना लेना। इसकी PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर, ठीक है? इसकी PDF टेलीग्राम के चैनल पर मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल भाई।